नमस्कार साथियों और छत्तीसगढ़ की परीक्षाओं की तैयारी में लगे आप सभी अभ्यर्थियों का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। मैं हूँ विनीता और इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास से प्राचीन इतिहास से प्रश्न करेंगे जो राष्ट्रीय राजवंश है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया, जैसे कि मौर्य काल हो गया, सातवाहन काल, गुप्त वंश, वाकाटक वंश। तो ये सारे प्रश्न हम इसमें करेंगे जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। और जो हमारा प्रश्नों का आधार होगा, जो जिस बुक से हम पढ़ रहे हैं, ये है एचआर पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ किताब। ठीक है, तो हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से प्रश्न करते हैं। पहला है हमारे पास मौर्य काल से संबंधित प्रश्न। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 4 कथन दिए हुए हैं, चारों कथन हम पढ़ते हैं। दक्षिण कोसल छत्तीसगढ़ पर मौर्य सम्राट अशोक ने अधिकार किया था। तो ये सत्य है। उस समय दक्षिण कोसल कलिंग राज्य के अंतर्गत आता था। यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर नहीं है, बट ठीक है, ये सही है। मौर्य काल के 2 अभिलेख छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। 2 अभिलेख की व्याख्या तो नहीं मिलती है, बट हाँ अभिलेख मिले हैं, है ना, इसलिए ये थोड़ा सा गलत होता है। मौर्य काल की एक प्रस्तर नाट्यशाला सरगुजा क्षेत्र के रामगढ़ में स्थित है। तो ये सत्य है ना। यहाँ पे पूछा क्या गया है? सत्य। तो कथन यहाँ पे मुझे 3 सत्य दिख रहे हैं, है ना, बस एक असत्य दिख रहा है। तो इस कारण से ये प्रश्न जो है ना विलोपित कर दिया गया है। अगला हम देखते हैं। सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? इसका उत्तर आप याद रखिएगा, जोगीमारा गुफा। अगला प्रश्न है। यह कहा जाता है छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्के ईसा पूर्व 2री सदी से संबंधित है। इस मूल्यवान सिक्कों का क्या नाम है? ठीक है, इसका उत्तर आप याद रखिएगा, आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या भी हम देख लेते हैं। आरंग उड़ेला तारापुर, जो रायपुर जिले में है, से मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं। यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातात्विक सिक्के ईसा पूर्व 2री सदी से संबंधित है। इस मूल्यवान सिक्कों को आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, आहत मुद्रा आप समझते होंगे। आहत मुद्रा वो सिक्कों जो क्या कहना, जो धातुएं होती थी उनको गला के, है ना, उस पे से पंच दिया जाता था, है ना। ये वो पंच वाला, इंग्लिश वाला पंच नहीं है। इसमें 5 प्रकार के क्या कहना चाहिए, चित्र अंकित होते थे और उनका आहत यानी कि ठेस पहुंचाया जाता था एक तरह से पंच मुद्रा पे। चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पढ़िए। प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। सत्य है। सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो यह सत्य है। अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। तो ये आपका गलत हो जाता है। इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही, ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या है। प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, जबकि मध्य छत्तीसगढ़ कलिंग विजय के पश्चात मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना। इसकी पुष्टि अशोक के कलिंग शिलालेख से नहीं होती है। जनश्रुति के अनुसार अशोक जब कलिंग विजय के लिए अग्रसर था तो वह छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र से गुजरा था, जिसका प्रमाण जोगीमारा की गुफा के में स्थित शिलालेख है।
जिसकी भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी है। साथ ही देवदत्त और शकुंतला की प्रणय गाथा का उल्लेख है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य के अधीन था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कहां से प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट मिले हैं? इसका उत्तर है रामगढ़। व्याख्या भी दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ के रामगढ़ यानी कि सरगुजा जिले की पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा गुफा में प्राचीनतम थिएटर के साक्ष्य मिले हैं, जो मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कोरिया जिले में कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? आप इसका उत्तर याद रखिएगा, कोटाडोल। मौर्यकालीन सिक्के यहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं, तो हमें अकलतरा में भी, ठठारी में और तारापुर, ये तीनों जगह जो है मौर्यकालीन सिक्के हमें मिले हैं, किंतु मल्हार इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मल्हार से हमें मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। मौर्यकालीन सिक्के की प्राप्ति अकलतरा, जांजगीर चांपा, ठठारी सक्ती, तारापुर, आरंग उड़ेला, रायपुर, बार देवगांव, सारंगढ़, तो यहां से हमें मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं। प्रश्न है, उत्खनित पुरास्थल मल्हार छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन संस्कृति किस काल से संबंधित है? तो मौर्य काल से संबंधित है जी, है ना मल्हार, और ये बौद्ध धर्म से भी संबंधित है मल्हार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। मल्हार एक प्राचीन शहर है जो बौद्ध काल से लेकर आधुनिक ब्रिटिश काल का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ मौर्यकालीन पुरावशेष की प्राप्ति हुई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे सातवाहन काल से। चलिए बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मल्हार में निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? आप उत्तर याद रखिएगा, सिमुक। ठीक है, यहाँ व्याख्या भी दिया हुआ है, व्याख्या भी हम देख लेते हैं। मुद्रा से संबंधित, मुद्रा से क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ये याद रखिएगा जो यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। तो बालपुर जो है सक्ती जिले में आता है। बालपुर से सातवाहन शासक अपीलक की चतुष्कोणीय मुद्रा है ना प्राप्त हुई है, और गौतमी पुत्र सातकर्णी का आवक्ष चांदी के सिक्के यहाँ मिले हैं। मल्हार से जो बिलासपुर जिले में है, राजा अपीलक की 2 मुद्राएं, एक तांबा और एक कांस्य की। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ये पुडमावी जिसको कहते हैं, उनका चांदी का सिक्का मिला है। ठीक है, और सीसे जिसको पोटीन के नाम से भी जानते हैं, कि 4 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2 सिक्के सातकर्णी का नाम उत्कीर्ण है 2 सिक्कों पर, और एक सिक्के पर वेद सिरिस लिखा हुआ है ना, जो वेदश्री है, वेदश्री दत्त। इसके बारे में भी अगले प्रश्न पर हम देखेंगे, इनके भी प्रश्न बने हैं। फिर है चक्करबेड़ा। चक्करबेड़ा कहाँ पे है? बिलासपुर में है। सातवाहन कालीन रोम का सिक्का जो विदेशों से व्यापार को इंगित करता है। नवागांव बेमेतरा में है। यहाँ से सातवाहन कालीन सिरी 7 लेख युक्त ताम्र का सिक्का मिला है, ताम्र सिक्का प्राप्त हुआ है। और लवन बलौदा बाजार से सातवाहन कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इतने सारी जगह हैं, आप जगह याद रखिएगा, और राजा अपीलक के बारे में भी याद रखिएगा। ठीक है, और एक ये चक्करबेड़ा, ये भी याद रखिएगा, ये थोड़े से महत्वपूर्ण है। चलिए, सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार रोम से होता था? इसका अभी हम भी देखा हमने व्याख्या में, इसका उत्तर हो जाएगा चक्करबेड़ा।
सातवाहन नरेश अपीलक की मुद्रा शक्ति जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई है? इसका उत्तर आप याद रखिए, बालपुर, जिला शक्ति। अच्छा, इस प्रश्न में और एक बात बताइए मुझे। बालपुर में बालपुर में राजा अपीलक की कौन सी मुद्रा प्राप्त हुई है? ठीक है, तो इसका याद रखिएगा। इसका उत्तर उत्तर बोलती हूँ जी, है ना, चतुष्कोणीय मुद्रा राजा अपीलक की प्राप्त हुई है। कहाँ से? बालपुर, जिला शक्ति से। चलिए प्रश्न देखते हैं। बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था? तो इसका उत्तर आप याद रखिए, सातवाहन, है ना। किरारी जो है, अभी तो ये 2019 का प्रश्न है। किरारी जो है ये शक्ति जिले में आता है और यहाँ से किरारी ग्राम से काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुए हैं, जिसमें सातवाहन काल के जो राजवंश है, उन सातवाहन काल के जो अधिकारी होते थे, है ना, उनके यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। ठीक है, उत्कीर्ण है उस काष्ठ स्तंभ में। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या देख लेते हैं। वर्तमान शक्ति जिले के किरारी ग्राम में वर्ष 1921 में काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ, जो सातवाहन कालीन राजवंशों से संबंधित था। इस स्तंभ से इस काल के कर्मचारियों का पदनामों का उल्लेख मिलता है और इससे ये काष्ठ स्तंभ को महंत घासीदास संग्रहालय में रखा गया है, जो रायपुर में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पदनाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान से के अभिलेख से प्राप्त हुआ है? शक्ति जिले के किरारी ग्राम से। अगला प्रश्न है, दमौदरहा नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वरदत्त ने 1000 गायें दान में दी थी। यह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है गुंजी ग्राम, शक्ति। ये जो वरदत्त श्री मैं बता रही थी, है ना, ये वरदत्त श्री ये जो है, इन्होंने 1000 गायें दान में दी थी। और क्यों दी थी? क्योंकि इनको अपनी आयु बढ़ानी थी, तो उनको पूजा पाठ कराना था, तो 1000 गायें इन्होंने ब्राह्मणों को दान दी थी। और ये दमोदरहा गुंजी ग्राम क्यों प्रसिद्ध है? ये ऋषभ तीर्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुंजी ग्राम। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख किस शासक का है? तो इसका उत्तर आप याद रखिए, कुमार वरदत्त श्री। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लिखित पदाधिकारी कुलपुत्रक कौन था? वो जो किरारी स्तंभ काष्ठ स्तंभ था है, उसमें जो पदाधिकारियों के नाम लिखे गए हैं, वो कुलपुत्रक उसमें से एक पदाधिकारी का नाम था। नाम नहीं कहना चाहिए, उस पद का नाम है कुलपुत्रक। उसको क्या कहा जाता था? तो इसका उत्तर है अभियंता या मुख्य मिस्त्री। जो अभियंता को इंग्लिश में हम इंजीनियर कहते हैं, है ना, और मुख्य मिस्त्री, है ना, इनको कहा जाता था कुलपुत्रक। चलिए बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस पुरास्थल से चतुर्भुजी विष्णु की अभिलिखित प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर शुंगकालीन लिपि में लेख अंकित है? इसका उत्तर है चतुर्भुजी विष्णु की अभिलिखित प्रतिमा मल्हार से प्राप्त हुई है। ठीक है,
इसका उत्तर है मल्हार। यहाँ पे व्याख्या भी है। मल्हार से प्राप्त चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा भारत की प्रथम लेखयुक्त प्रतिमा है जो शुंग काल से संबंधित है। इसमें प्रजावती और भारद्वाजी महिलाओं के कार्यों का उल्लेख है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हम देखेंगे गुप्तकालीन इतिहास। गुप्त काल से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कोसल राज्य का राजा निम्न में से कौन था? है ना, इसका उत्तर है महेंद्र सेन। है ना, इनको ये जो महेंद्र सेन है ये वाकटक वंश के हैं। ठीक है, ये वाकटक वंश के हैं और इनका एक नाम और मिलता है प्रवर सेन प्रथम के नाम से। ठीक है, यहाँ पे मेरे लिए लिखना थोड़ा सा संभव नहीं है। आप याद रखिएगा, प्रवर सेन प्रथम के नाम से भी महेंद्र सेन को जाना जाता था और ये वाकटक वंश के राजा हुआ करते थे, महेंद्र सेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्रगुप्त ने दक्षिण कोसल अभियान में बस्तर के किस राजा को पराजित किया था? तो इसका उत्तर है, अभी अभी देखा हमने, महेंद्र सेन। अगला है, प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कीर्णित किया गया है? प्रयाग प्रशस्ति, हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं, समुद्रगुप्त इसका उत्तर हो जाएगा। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, जिसको हरिसेन ने लिखा है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के शासक का क्या नाम था? इसका उत्तर है महेंद्र। प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति में महेंद्र का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, महेंद्र सेन। व्याख्या भी हम पढ़ लेते हैं। हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख के अनुसार गुप्त वंशीय राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कोसल के वाकटक वंशीय राजा महेंद्र सेन, संभवतः इनका नाम प्रवर सेन था, प्रवर सेन प्रथम थे, को तथा महाकांतार महाकांतार के नल वंशीय राजा व्याघ्रराज को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण कोसल एवं महाकांतार को विजय के बाद अपने साम्राज्य में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत सम्मिलित नहीं किया, अपितु अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर छोड़ दिया और महासमुंद के कोपरा नामक ग्राम में समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? इसका उत्तर अभी अभी हमने व्याख्या में देखा। इसका उत्तर है व्याघ्रराज, जो नलवंशीय राजा थे। ठीक है, किस अभिलेख में उल्लिखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया था? इसका उत्तर है प्रयाग प्रशस्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण छत्तीसगढ़ को कोसल कहा जाता था, सत्य है। समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिणी अभियान में कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया था, तो ये भी सही है। उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया, तो सम्मिलित तो नहीं किया, है ना, अधीनता स्वीकार करवाकर छोड़ दिया।
तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इस राज्य में कांच गुप्त के सिक्के इनमें से कहाँ प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर याद रखिएगा, बानाबरद। और बानाबरद कहाँ है जी? तो दुर्ग में है। चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीता, जिनमें से 2 छत्तीसगढ़ क्षेत्र में थे। कौन कौन से क्षेत्र थे? एक तो हमने पढ़ा कोसल और दूसरा हमने पढ़ा महाकांतार। 1 और 3 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं। मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? इसका उत्तर है सरगुजा, जहां मेघदूतम की रचना हुई थी, है ना, रामगिरी की पहाड़ी स्वर्ग जाने का द्वार कहा है जिसमें कालिदास ने। चलिए बढ़ते हैं हम अगला। यहाँ पे व्याख्या है, कालिदास ने छत्तीसगढ़ आगमन के दौरान सरगुजा के रामगिरी या रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूतम की रचना की, जो मूलतः संस्कृत भाषा में है। ठीक है, ये भी याद रखिए आप, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद मुकुटधर पांडे ने की थी। ठीक है, तो ये जो व्याख्या है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ के बानाबरद में निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जी आयोग ने ना स्कंद गुप्त का उत्तर लिया है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर लिया है आयोग ने। 2021 का प्रश्न है पीएससी रजिस्ट्रार का। तो स्कंद गुप्त के ना जी यहाँ से बानाबरद से 7 सिक्के प्राप्त हुए हैं। इनका तो नाम ही हमको सुनने को नहीं मिला, कच्छ का चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त तो हमें सुनने को मिला, बट बानाबरद से स्कंद गुप्त के 7 सिक्के प्राप्त हुए हैं। टोटल 9 सिक्के प्राप्त हुए हैं। आई थिंक इसका व्याख्या भी दिया हुआ है, हम व्याख्या में भी देखते हैं। ये देखिए, आयोग द्वारा लिया गया उत्तर है ना, स्कंदगुप्त। बानाबरद जो दुर्ग जिले में है, विष्णु मंदिर से गुप्त वंश के 9 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए, जिनमें से 1 सिक्का कुमार गुप्त का, 1 कांच गुप्त का और 7 सिक्के स्कंदगुप्त के प्राप्त हुए। इन सिक्कों को महंत घासीदास संग्रहालय जो रायपुर में है वहां संरक्षित रखा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं। कुषाण वंश से भी क्वेश्चन बने थे भाई साहब, 2007 का प्रश्न है, और तब वन लाइनर क्वेश्चंस हुआ करते थे इतने आसान आसान से। चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले थे? तो इसका उत्तर है बिलासपुर। किंतु अभी वर्तमान में कुषाण वंश के सिक्कों की प्राप्ति जहां से हुई है वो बिलासपुर से भी हुई है, और तेलीकोट रायगढ़ में आता है ना, वो तेलीकोट से भी हुआ है, सिक्का मिला है, और कोरबा जिले से भी मिला है। यहाँ पे भी व्याख्या में भी वही दिया हुआ है, प्रश्न काल के दौरान लिया गया उत्तर। वर्तमान में कुषाण कालीन सिक्कों के प्राप्ति स्थल हैं बिलासपुर, तेलीकोट, रायगढ़ और कोरबा। अगला हम देखेंगे नल वंश से संबंधित प्रश्न। नल वंश को जी हम ना स्थानीय राजवंश में हम पढ़ते हैं, किंतु ये जो सातवाहन वाकटक, सॉरी सातवाहन कहती हूँ, गुप्त वंश यानी गुप्त काल और वाकटक वंश और ये नल वंश, तो ये तीनों ना एक साथ मतलब समकालीन थे। तो इनके प्रश्न भी हम साथ ही साथ देख लेते हैं। ठीक है, वो ये जो नल वंश है गुप्त काल है और वाकटक वंश।
ये एक साथ पढ़ा जाता है। चलिए, ये हालांकि जो नलवंश है वो स्थानीय राजवंश है, ठीक है, याद रखिएगा। पहला प्रश्न है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? आप इसका उत्तर याद रखिए, नलवंश। यहाँ व्याख्या देख लेते हैं विलास तुंग से संबंधित। नलवंशीय राजा विलास तुंग ने 7वीं-8वीं शताब्दी में राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है। कालांतर में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने करवाया था, है ना। तो ये वाला फैक्ट भी आप याद रखिएगा, कलचुरी शासक पृथ्वीदेव के सेनापति जगतपाल ने जीर्णोद्धार करवाया था। नलवंशी विलासतुंग ने राजिम अभिलेख में 700 से 740 ईस्वी उत्कीर्ण करवाया, जो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का ऐतिहासिक स्रोत है, जिसने छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अध्ययन को प्रमाणित किया है। ठीक है, ये फैक्ट आप जो व्याख्या में लिखा हुआ है ये याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है और प्रश्न बनते हैं। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका उत्तर है राजिम अभिलेख, क्योंकि ये सारे अभिलेख यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है, इसका उत्तर है राजिम अभिलेख। अगला है, राजीव लोचन मंदिर राजीव लोचन मंदिर जो राजिम में है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है? सही विकल्प का चयन करना है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कथन दिए हुए हैं, है ना। हम पढ़ लेते हैं कथनों को। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था, तो नहीं, इसका निर्माण 7वीं-8वीं शताब्दी में हुआ था। इसे नलवंशी शासक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? विलास तुंग ने बनवाया था, ये सत्य है। इसमें भगवान रामचंद्र की मूर्ति है, तो ये गलत है, ये भगवान विष्णु की यहाँ पे मूर्ति है, भगवान विष्णु का मंदिर है। यह पंचायतन शैली का मंदिर है, तो ये कथन भी सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमें पहचानना था सही उत्तर 2 और 4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसका निर्माण 7वीं-8वीं शताब्दी में किया गया था। यह भगवान विष्णु का मंदिर है। नलवंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिली थी? तो नलवंशों की जो मुद्राएं हैं ये अड़ेंगा जो केशकाल में है, कोंडागांव जिला, है ना, वहां से ये स्वर्ण मुद्राएं मिली थी। और चलिए व्याख्या देख लेते हैं, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कौन से राजा के मिले थे। ठीक है, कोंडागांव के अड़ेंगा ग्राम से नलवंशी शासकों के 32 स्वर्ण प्राप्त हुए, जिसमें वराहराज के 29, अर्थपत्ति भट्टारक के 2 और वरदत्त वर्मन के 1 स्वर्ण सिक्के शामिल हैं। वराहराज के 29, अर्थपत्ति भट्टारक के 2 और भवदत्त वर्मन के 1 स्वर्ण सिक्के शामिल हैं। टोटल कितने? 32 स्वर्ण सिक्के। चलिए अगला देखते हैं। प्राचीन काल में इस राज्य में नलवंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, संस्थापक में आप वराहराज को लेंगे। ठीक है, वास्तविक संस्थापक, है ना, वास्तविक संस्थापक पूछा जाए, अब ऑप्शंस पे आप देखिएगा, है ना। वास्तविक संस्थापक जो थे वो वराहराज थे, और जो इनके संस्थापक जिनको आदि पुरुष भी कहा जाता है, ऑप्शन में अगर शिशुक का नाम रहेगा तो आप शिशुक को लेंगे।
यहाँ पे व्याख्या भी दिया हुआ है। नल वंश के संस्थापक शिशुक हैं, जबकि वास्तविक संस्थापक वराहराज। इनकी राजधानी पुष्करी या कोरापुट थी। निम्नलिखित में से कौन सी नल वंश की राजधानी थी, है ना, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा पुष्करी। नल वंश जी ये बस्तर वाला क्षेत्र में इनका राज था, ठीक है। तो उस तरफ के जो भी स्थान आपको देखने को मिलेंगे, आप रिलेट कर सकते हैं नल वंश को बस्तर क्षेत्र से। अगला है प्रश्न, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कोसल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है? इसका उत्तर है रिद्धिपुत्र ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा, ये नलवंशी शासक का है ना। और केसरी बेड़ा रिद्धिपुर जो है ये क्या नाम है इसका, भवदत्त वर्मन, और ये केसरी बेड़ा जो ताम्रपत्र है वो अर्थपति भट्टारक के हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे व्याख्या में भी दिया हुआ है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र राजा नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन का है, ठीक है। जबकि केसरी बेड़ा जो है ये अर्थपति भट्टारक का है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलान करना है प्राचीन राजवंश और उनके शासक, तो ये मिलान करते हैं जी। राजर्षि तुल्य कुल ये भीमसेन द्वितीय, ये स्थानीय राजवंश है। राजर्षि तुल्य कुल ये भीमसेन द्वितीय है इसमें। और शरभपुरी, प्रवरराज, पांडुवंश, महाशिवगुप्त बालार्जुन, और नलवंश जो है भवदत्त वर्मन। ये जो वर्मन वर्मन टाइप के नाम होंगे दिखेंगे आपको राजाओं के, है ना, उससे आप रिलेट कर सकते हैं नलवंश को, है ना, क्योंकि नलवंश से मैक्सिमम वर्मन टाइप के नाम हैं, भवदत्त वर्मन, अर्थपट्टी भट्टारक, है ना, और स्कंद वर्मन। तो इस तरह के नाम इनको यहाँ पे वर्मन टाइप के नाम मिलेंगे। तो इसका उत्तर आप देखिएगा, ए का एक तीन 1 3 4 2 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला देखते हैं। अगला भी हमें मैच द कॉलम दिया हुआ है, शासक दिए हुए हैं और उनके राजवंश दिए हुए हैं। तो कन्हर देव जो हैं जी ये छिंदक नागवंश से हैं। स्कंद वर्मन जैसे मैंने बताया नलवंश। दुर्गराज ये आपको मिल जाएंगे शरभपुरी वंश में। और हर्षगुप्त पांडु वंश। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। प्रश्न है, बस्तर के नल राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? इसका उत्तर है पुष्करी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है वाकटक वंश से। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ये पहचानना है। 3 कथन दिए हुए हैं और हमें पहचानना है सही विकल्प। चलिए पढ़ते हैं। सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया, तो ये कथन सत्य है। जब सातवाहन वंश खत्म होने पर था, उसके बाद वाकटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। वाकटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ, तो ये कथन भी सही है, ठीक है। और तीसरा कथन है विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था, ये गलत है, क्योंकि प्रवरसेन विंध्य शक्ति का, एक मिनट मैं फिर से पढ़ती हूँ। विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था,
प्रवरसेन का पुत्र था विंध्य शक्ति जी। विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। प्रवरसेन प्रवरसेन का पुत्र था। ओहो हो, एक मिनट, बड़ी कंफ्यूजन होती है जी। यहाँ पे ना कॉमा होता तो ज्यादा बेटर था। विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था, ये पूछा गया, ये गलत है, क्योंकि प्रवरसेन जो था वो विंध्य शक्ति का पुत्र था। ठीक है, विंध्य शक्ति है ना, विंध्य शक्ति के बाद फिर प्रवरसेन इसका पुत्र हुआ। ठीक है, प्रवरसेन का पुत्र नहीं था विंध्य शक्ति। ये देखिए कैसे कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो आप ऐसे प्रश्नों को बड़े ध्यान से परीक्षा हॉल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका ये जो कथन है ये गलत है। प्रवरसेन प्रथम, ठीक है, ये जो प्रवरसेन था वो विंध्य शक्ति का पुत्र था। ठीक है, तो ये कथन आपका गलत है। यहाँ पे पूछा क्या गया है, कौन से कथन सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या भी दिया हुआ है। वाकटक वंश एक राष्ट्रीय राजवंश है। सातवाहनों की शक्ति क्षीण होने के बाद इसका उद्भव हुआ तथा वाकटक वंश के छत्तीसगढ़ के प्रथम शासक प्रवरसेन हैं। ठीक है, और प्रवरसेन प्रथम विंध्य शक्ति का पुत्र था। तो पहले विंध्य शक्ति आएंगे भाई साहब, उनके पुत्र होंगे प्रवरसेन। चलिए यहाँ पे प्रश्न समाप्त हुए। आशा करती हूँ इस वीडियो से आप सभी को थोड़ी मदद मिली होगी। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सभी को सफलता दिलाए। शुक्रिया, धन्यवाद और आभार।